उस रात हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सच ये था कि कुछ ही पलों में वहां ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। अगर उस समय किसी ने किचन की खिड़की से झांक कर देखा होता तो उसे एक लड़की दिखाई देती जिसके होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सुलगता हुआ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह लड़की थी आर्या, और उसके हाथ में चाय का बर्तन था। आज उसने ठान लिया था कि वह अर्जुन सिंह को मीठी नहीं बल्कि तीखी चाय पिलाएगी, क्योंकि शाम को अर्जुन सिंह ने उसके साथ जो किया था वह किसी भी हालत में उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। हवेली के आंगन में कमला देवी पूजा की थाली सजा रही थी। इंद्रनाथ जी बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ आदित्य अंकल और रामा आंटी जी किसी बात पर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे, जबकि ऊपर की मंजिल पर निशा अपने कमरे में थी और विवेक था विक्रम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। इन सबको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय किचन में आर्या अपने बदले की योजना बना रही है। उसने पूरी तसल्ली से चाय बनाई, लेकिन जैसे ही चाय तैयार हुई उसने धीरे से डिब्बा खोला और उसमें भर भर कर काली मिर्च डाल दी। फिर उसने नमक और लाल मिर्च को भी आपस में अच्छी तरह मिलाकर चाय में डाल दिया। कुछ ही पलों में चाय का रंग अजीब हो गया था, लेकिन आर्या के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, अब देखती हूँ अर्जुन सिंह, तुम्हारा घमंड कैसे नहीं टूटता। फिर उसे याद आया, अगर चाय का रंग ऐसा ही रहा तो शक हो जाएगा, इसलिए उसने उनमें दूध डालकर अच्छी तरह मिला दिया। अब चाय बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जैसे उसके अंदर कोई राज छिपा ही ना हो। कप में चाय डालकर वह धीरे धीरे अर्जुन सिंह के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। हवेली के लंबे गलियारों में उसके कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी और उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुल गया। आर्य ने अंदर झांक कर देखा तो अर्जुन सिंह कमरे में मौजूद नहीं था। उसके होठों पर तुरंत एक शातिर मुस्कान फैल गई। वह अंदर गई और टेबल पर चाय का कप रखते हुए ऊंची आवाज में बोली, मैं यहाँ चाय रखकर जा रही हूँ, आप जब बाहर आओगे तो पी लीजिएगा। ये कहकर वो मुड़ी ही थी। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला और अर्जुन सिंह बाहर आ गया। वह उस समय बिना शर्ट के था। उसका चौड़ा सीना और मजबूत शरीर देखकर आर्या कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसी क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कम से कम उसे दरवाजा खटखटाकर कमरे में आना चाहिए था। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह ने आर्या को अपने सामने यूं डरा हुआ खड़ा देखा तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आने लगा और आर्या घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे सहारे की कोई चीज नहीं थी। बेड के पायदान से टकराकर वह सीधे बेड पर गिर गई। सांस रोके वह चुपचाप अपने ऊपर झुके अर्जुन सिंह के चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे के एक एक भाव साफ नजर आ रहे थे और वह सच में बहुत आकर्षक लग रहा था। जिस तरह वह उसे देख रहा था, उसे आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने कोहनियों के सहारे उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन सिंह ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे फिर से बेड पर लिटा दिया। इस पर तो आर्या की सांस ही अटक गई। डर के मारे उसकी हालत और भी खराब हो गई थी और शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। उसके गले में जैसे शब्द अटक गए थे। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। अर्जुन सिंह झुककर धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, जब किसी के कमरे में आओ तो पहले दरवाजे पर दस्तक दो। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से उसे ऐसे घेर लिया कि वह पूरी तरह उसकी पकड़ में आ गई। उसकी एक टांग बेड के नीचे थी, घुटना बेड से टिका हुआ था। आर्या ने घबराते हुए धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अर्जुन सिंह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे 3-4 बार शिकायत का मौका दे चुकी हो। ये कहते हुए उसने आर्या के बालों की लट अपनी उंगलियों में घुमाई। उसकी नजरें आर्या के होठों पर टिक गई थी। आर्या उसकी नजरों की गर्मी महसूस करते हुए तुरंत अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा गई। तभी अर्जुन सिंह की नजर उसकी गर्दन पर बने छोटे से तिल पर जाकर टिक गई। वह तिल उसे हमेशा से बहुत पसंद था। उसके मन में अचानक इच्छा हुई कि वह उसे चूम ले। अगले ही पल वह झुककर उस तिल पर अपने होंठ रख चुका था। आर्या का पूरा शरीर एकदम से सिहर उठा, जैसे उसके अंदर बिजली दौड़ गई हो। ये साफ था कि आज से पहले कोई पुरुष उसके इतना करीब नहीं आया था। उसके शरीर और दिल दोनों पहली बार किसी इतनी नजदीकी का असर हुआ था। अर्जुन सिंह ने चेहरा उठाकर फिर उसकी आंखों में देखा। आर्या की आंखों में अभी भी डर था,
वह चाहता था कि इस डर की जगह अपने प्यार की गर्माहट भर दे। उसने आर्या के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, तुम्हारी ये गलती मैं पहली और आखिरी बार समझकर माफ कर रहा हूँ। ये कहकर उसने उसे उठाकर बैठा दिया। आर्या कांपती आवाज में बोली, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अनजाने में उसने अपना दुपट्टा भी सिर पर ओढ़ लिया था और गर्दन को अच्छी तरह ढक लिया था, वरना वह घर में बिना दुपट्टे के ही घूमती फिरती थी। कभी दुपट्टा कंधे पर होता तो कभी हाथों में लटकता रहता। अर्जुन सिंह उसे कई बार समझा चुका था कि इस बड़े घर में उसके दोस्त भी आते जाते रहते हैं, इसलिए दुपट्टा ठीक से ओढ़ा करो। लेकिन वह उसकी बात मानती ही कहाँ थी। आज उसे उसकी सारी बातें याद आ रही थी। अभी भी उसे उसकी नजरों की गर्मी अपने सीने पर महसूस हो रही थी। आर्य ने धीरे से पूछा, मैं यहाँ से जाऊं? अर्जुन सिंह ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया और बोला, अभी नहीं। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत से चाय बनाकर लाई हो, पहले मैं ये चाय पीऊंगा। अगर ये अच्छी हुई तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा, अगर खराब भी हुई तो भी तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन अगर ये वैसी हुई जैसे मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ये कहते हुए वह अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब कर लिया और आर्या का दिल इतनी तेज धड़कने लगा, उसे अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। उसका सीना बार बार अर्जुन सिंह के सीने से टकरा रहा था। अर्जुन सिंह भी उसके शरीर की नरमी महसूस करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है ये चाय अच्छी नहीं है, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। उसने आगे बढ़कर कप उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन सिंह ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे कर दिया और बोला, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका था छोटी सी लड़की, और वो मौका अब खत्म हो चुका है। ये कहकर उसने कप उठाया और अपने होठों के पास ले गया, लेकिन अचानक रुक गया और कप आर्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले तुम इसका एक घूंट लो, उसके बाद मैं पीऊंगा। तुम हमेशा मुझे धमकी देती रहती हो कि एक दिन चाय में जहर मिला दूंगी, क्या पता इस बार सच में मिला दिया हो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत शरारत है। आर्या उसे गुस्से से देख रही थी। जिंदगी में पहली बार उसका मन हुआ कि वह आगे बढ़कर इस जिद्दी आदमी की मजबूत गर्दन पकड़कर घुमा दे, मगर ये भी उसके लिए नामुमकिन था। दादाजी, मुझे अर्जुन से शादी नहीं करनी है, आर्या ने मुंह फुलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कमला देवी ने तुरंत अपना माथा पीट लिया। वह लड़की को समझा समझा कर थक चुकी थी कि अर्जुन सिंह से तुम्हारी शादी हो चुकी है। वह तुम्हारा कोई दोस्त या मजाक करने वाला लड़का नहीं है, बल्कि तुम्हारा पति है। अभी भी उन्होंने एक मुक्का जोर से उसकी पीठ पर जड़ दिया था तो वह दर्द से करा उठी। अब अगर तुमने उसका नाम ऐसे बेअदबी से लिया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह दर्द से कराहती रह गई। फिर अपनी भलाई समझते हुए कमला देवी के पास से उठकर दादाजी इंद्रनाथ जी के पास जाकर बैठ गई। दादाजी, आप तो घर के बड़े हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। प्लीज उस बूढ़े जला से मेरी जान छुड़वा दीजिए। आप खुद ही सोचिए ना, उनकी और मेरी उम्र में पूरे 10 साल का फर्क है। मैं 5 साल के बाद जवान हो जाऊंगी और वे 5 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे। मुझे किसी इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करनी है। अर्जुन सिंह, जो कि बैठक में दाखिल हो रहा था, अपनी छोटी सी पत्नी की कैंची जैसी चलती हुई जुबान सुनकर उसके पूरे शरीर में गुस्सा भर गया। ये लड़की उसके सामने यूं मासूम बन जाती थी जैसे अभी अभी पैदा हुई हो, और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह भी हर बार उसकी मासूमियत की वजह से उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज उसने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था, इसलिए आर्या को माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी तरफ वो अभी तक मदद की उम्मीद से दादाजी की तरफ देख रही थी। दादाजी, क्या आप नहीं चाहते कि जब मेरे बच्चे बड़े हों तो उनका पिता भी जवान हो? कमला देवी ने उसका बाजू पकड़कर जोर से दबोचा और उसे अपने साथ घसीटते हुए कमरे में ले गई। इंद्रनाथ जी भी ठंडी सांस भरते हुए सोफे से टिक कर बैठ गए थे। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, वह धीरे से बड़बड़ाए। उसी समय उनकी नजर अंदर आते हुए अर्जुन सिंह के लाल टमाटर जैसे चेहरे पर पड़ी। इंद्रनाथ जी ने अपने सुंदर जवान पोते के माथे पर उभरती लकीरों को गौर से देखा, जो हर पल बढ़ती जा रही थी। मैं इसलिए आपको कहता था दादाजी, मुझे इस बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करनी। देख लिया ना आपने, उसे तो बात करने की तमीज भी नहीं है। और मुझे बताइए, मैं आपको किस एंगल से बूढ़ा दिखाई देता हूँ? वह ठीक दादाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। वह खानदान का सबसे हैंडसम और घमंडी आदमी था। राजस्थान के उस गांव का मुखिया भी था। अपनी मनमर्जी करने वाला और किसी की परवाह न करने वाला।
आज वह एक पतली सी लड़की की बातें सुनने के लिए मजबूर था। अरे वह छोटी है, कम समझ है, नादान है, तुम उसकी बातों को दिल पर क्यों ले लेते हो? अर्जुन सिंह ने शिकायत भरी नजरों से अपने दादाजी को देखा, फिर बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन उसका गुस्सा किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ कमला देवी ने आर्या की अच्छी खासी खबर ली थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? दादाजी के सामने कैसी बातें कर रही थी? अगर तुम्हारी आंटी जी या अंकल सुन लेते तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते कि कितनी बदतमीज लड़की है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। आर्या ने मुंह बनाते हुए तुरंत जवाब दिया, माँ मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? आपने खुद भी तो पापा जैसे हैंडसम आदमी से शादी की है ना। आज भी आप दोनों की जोड़ी चांद सूरज जैसी लगती है। और मुझे ये भी पता है कि पापा और आपकी उम्र में सिर्फ 3 साल का ही फर्क है। मेरे लिए आपको यही एक आदमी मिला था जो हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। न जाने खुद को क्या समझता है। मैं आपको बता रही हूँ, किसी दिन मैं उसे जहर देकर इस दुनिया से ही विदा कर दूंगी। कमला देवी उसकी तेज चलती हुई जुबान सुनकर परेशान हो गई थी। ये सब कुछ दादाजी के ज्यादा लाड प्यार का नतीजा था। आर्या इस बार खुद को बचाने के लिए तुरंत भागकर बाथरूम में जाकर बंद हो गई थी। बाहर निकलो तुम, आज मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करके रख दूंगी। कमला देवी का गुस्सा अचानक बहुत बढ़ गया था, लेकिन आर्या जानती थी कि बाहर निकलने का मतलब है खुद को घायल शेर के सामने फेंक देना। इसलिए वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। थोड़ी देर के बाद कमला देवी गुस्से में उसके कमरे से निकल गई। जब वह बाहर आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। आर्या मुस्कुराते हुए आराम से बिस्तर पर लेट गई और छत को देखते हुए बोली, दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। हे भगवान, क्या आपको मेरे नसीब में वही एक जालिम मुखिया लिखना था जो खुद को पूरे इलाके का राजा समझता है? गलती तो मैंने भी की है। मेरी अक्ल मारी गई थी जो मैं घर से भागने के बजाय अर्जुन सिंह से शादी करने के लिए मान गई। क्या ही होता अगर उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अर्जुन सिंह उसके कमरे के दरवाजे से टिककर खड़ा उसे खतरनाक नजरों से देख रहा था। आर्य ने डर के मारे थूक निकल लिया और जल्दी से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। इससे पहले कि वो फिर भागकर अंदर बंद हो जाती, अर्जुन सिंह ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वे दुबली पतली लड़की संतुलन नहीं बना पाई और जोर से अर्जुन के चौड़े सीने से जा लगी। जब तक उसकी अर्जुन से शादी नहीं हुई थी, तब तक वह अपनी सहेलियों के सामने अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकती थी। उसके उसी चौड़े सीने की दीवानी थी। लेकिन कहते हैं ना, दूर से सब अच्छा लगता है। जब से उसकी अर्जुन से शादी हुई थी, तब से उसे हर चीज से डर लगने लगा था। अर्जुन और उसके बीच अब जरा भी दूरी नहीं थी। उस छोटी सी लड़की की सांसों की गर्मी अपने सीने पर महसूस करते हुए वह भी एक पल को बेचैन हुआ। फिर खुद को संभालते हुए उसने आर्या को दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया। उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम दादाजी से क्या कह रही थी? अर्जुन, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। वो इतनी ऊंची आवाज में गरजा कि आर्या डर के मारे अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसने घबराकर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो, अर्जुन सिंह ने सख्त आवाज में कहा तो उसने तुरंत आंखें खोल दी। मुझे बताओ कि तुम थोड़ी देर पहले दादाजी से मेरे बारे में क्या कह रही थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द मुंह से निकालने की? वो अर्जुन, असल में मैं दादाजी से ये कह रही थी कि आपसे ज्यादा हैंडसम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और जब मेरी आपसे शादी होगी तो सारी दुनिया हमारी जोड़ी देखकर जल जाएगी, क्योंकि हमारी जोड़ी चांद और सूरज जैसी लगती है। मैं तो दादाजी का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने आपसे मेरी शादी करवाकर मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। इस लड़की को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर वो बस उसे घूरता ही रह गया। झूठ बोलने और तुरंत बात पलटने में वह लड़की माहिर थी। इसके अलावा भी तुमने दादाजी से कुछ कहा था, मुझे उसके बारे में बताओ। मैंने बच्चों का भी जिक्र सुना था। मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी को बच्चों की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अब उसके बोलने का अंदाज और आवाज दोनों बदल गए थे। उसने आर्या की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे अपने और करीब कर लिया। आर्या इस हालत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई और हालात अजीब हो गए। वो अर्जुन, मुझे बाहर जाना है, माँ बुला रही होगी, रसोई में काम करना है। वह टूटे फूटे शब्दों में मुश्किल से बोल पाई, जब तक तुम्हारा पति तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता तब तक तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। वह उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे वहीं रोक कर खड़ा हो गया।
आर्या ने घबराकर उसके हाथ पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वह बेबस होकर उसकी पकड़ में खड़ी थी और उसकी नजदीकी से बहुत घबरा रही थी। अर्जुन थोड़ा सा उसके कानों के पास झुका तड़पती आवाज में बोला, मुझसे दूर होने के बारे में कभी सपने में भी मत सोचना, क्योंकि ये हम दोनों में से किसी एक के जिंदा रहते मुमकिन नहीं है। आगे अगर मैंने तुम्हें दादाजी से अलग होने की बात करते सुना तो उसी दिन तुम्हारी विदाई करवा लूंगा और तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। ये कहकर वह थोड़ा पीछे हटा। आर्या के लिए पहले ही अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वह उसी के सहारे खड़ी थी। उसके पीछे हटते ही वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई, तो उसके इस अंदाज पर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। बातें तो तुम बहुत बड़ी-बड़ी करती हो, लेकिन ताकत तो तुम में 5 साल के बच्चे जितनी भी नहीं है। मेरी दीवानगी कैसे सहोगी तुम? वह उसे घूरते हुए बोला, जबकि वो बेवकूफों की तरह उसका चेहरा देखती रह गई। क्या मतलब है आपका? अगर आप मुझे कमजोर समझ रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं बहुत मजबूत हूँ। वह आंखें दिखाते हुए बोली, ये तो अब शादी की पहली रात को ही पता चलेगा। वह थोड़ा झुककर उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूता हुआ तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया, जबकि पीछे बैठी आर्या के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसने जल्दी से अपने गाल थपथपाए और खुद को संभालने की कोशिश की। एक नंबर का बदतमीज, बेशर्म इंसान है। मैं 1000 बार दादाजी से आपसे अलग होने की बात करूंगी। मेरी जुबान, मेरी मर्जी। मैं जो चाहूं वही बोलूंगी। दरवाजा बंद होने के बाद वो फिर जोर-जोर से बोलकर अपने दिल का गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि ये सारी बातें वह उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। उस समय घर में व्रत का समय चल रहा था, इसलिए अर्जुन ने सिर्फ व्रत का ध्यान रखते हुए उसे छोड़ दिया था, वरना आज उसका उसे माफ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। शाम की आरती और फलाहार में अभी 1 घंटा बाकी था। आर्या आराम से सोफे से टिककर टीवी पर एक शो देख रही थी। एक मशहूर गेम शो चल रहा था। वह ये शो सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी विक्रम की वजह से देख रही थी। अर्जुन सिंह, जो अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा था और पूजा करने जा रहा था, इस लड़की को सोफे पर अजीब ढंग से पड़ा देखकर उसके माथे पर लकीर पड़ गई। वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, उसके सामने खड़ा हो गया। क्या कर रहे हैं अर्जुन? मेरा शो क्यों खराब कर रहे हैं? जल्दी साइड में हो जाइए, मुझे देखने दीजिए। अरे अरे अर्जुन, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विक्रम गेम खेल रहा है। वह उठ ही रही थी कि अर्जुन ने आगे बढ़कर टीवी का स्विच निकाल दिया। अभी और इसी वक्त उठो और रसोई में जाकर शाम के पलहार की तैयारी करो। आज सारा खाना तुम खुद बनाओगी। आर्या को लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। वह पहले हंस पड़ी और फिर गर्दन झुकाकर खिलखिलाने लगी। उसका ये अंदाज आज अर्जुन को प्यारा नहीं लगा, बल्कि उसे उस पर और गुस्सा आने लगा। हंसना बंद करो, जो कहा है वो करो। वह सख्त आवाज में बोला, मैं इस घर की छोटी और लाडली बेटी हूँ। लाडली मेरी जूती। वह उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ रसोई में ले गया। वहां पहले से कमला देवी, रामा आंटी जी खड़ी थी। दोनों ने अर्जुन और आर्या को एक साथ देखा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई, क्योंकि अक्सर ऐसा तभी होता था जब आर्या अर्जुन की बात मानने से मना कर देती थी या कोई शरारत करती थी। अर्जुन उसे सजा देता था, आप दोनों बाहर जाइए, आज रसोई का सारा काम आर्या करेगी। अर्जुन के ऐसा कहते ही आर्या ने मदद की उम्मीद से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कमला देवी कंधे उचकाते हुए बाहर चली गई। आर्या कभी पकोड़ों का सामान देखती और कभी बाकी चीजें। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसके हाथों में बहुत स्वाद था। जब वो 16 साल की थी तब उसे खाना बनाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था। 1 साल तक उसने शौक पूरा किया, लेकिन बाद में उसे लगा कि घर वाले हर काम उसी को देने लगेंगे, इसलिए उसने फिर काम से बचना शुरू कर दिया। अभी भी जब उसका मन करता तो वह अपने लिए अलग खाना बना लेती थी, लेकिन पूरे घर के लिए खाना बनाना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। अर्जुन, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है और यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे लगता है मुझे चक्कर आ जाएगा। वह बहाना बनाते हुए बोली, चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा तुम बेहोश हो जाओगी, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। वह दांत भींचते हुए बोला और मन ही मन सोच चुका था कि आज रात इस लड़की का दिमाग ठीक करेगा और उसे दोस्त और पति के फर्क का मतलब अच्छी तरह समझा देगा। आर्या मजबूरी में काम में लग गई। समय बहुत कम था, इसलिए वह तेजी से काम कर रही थी। अर्जुन वहीं रसोई में कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोबाइल देखने लगा। बीच बीच में वह नजर उठाकर आर्या को देख लेता, जिसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो वह उठकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे उसके बाल पकड़कर पीछे किए तो वह चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह सांस रोके खड़ी रही। दूसरी तरफ अर्जुन ने बहुत आराम से उसके बाल समेटकर पिन लगा दी और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हें सांस रोकने के लिए नहीं कहा, वह भारी आवाज में बोला। आर्या शर्मिंदा होकर फिर काम करने लगी। 1 घंटे में उसने सारा पलहार तैयार कर लिया, नौकरानी से कहकर टेबल पर भी लगवा दिया। कमला देवी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वाह, मेरी बेटी तो बहुत काम की निकली। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा। बस आज के लिए ही था, इसके बाद भूल जाइए कि मुझे खाना बनाना आता है। वह तुरंत बोली। अभी आदित्य अंकल बोले, हमारी बेटी ने फ्रूट चाट इतनी स्वादिष्ट बनाई है, अब हम रोज उसी के हाथ की फ्रूट चाट खाएंगे। ये सुनकर सब हंस पड़े। रात को अंकल भी बाहर से वापस आ गए थे और आर्या की सबसे अच्छी दोस्त निशा भी हरिद्वार की तीर्थ यात्रा से लौट आई थी। उसे देखते ही आर्या बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह उसकी सबसे बड़ी साथी थी। दोनों साथ बैठकर देखकर बातें करती रही और आर्या लगातार अपने सख्त पति की शिकायतें करती रही। निशा, जो पूरे दिन के सफर से थकी हुई थी, आखिर हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, सुबह से भूखी हूँ। तब आर्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत रसोई में खाना लेने चली गई। तभी पीछे से अर्जुन की भारी आवाज आई। उसके बाद मेरे कमरे में 1 कप चाय लेकर आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और उसने उसे परेशान करने के लिए जो कुछ भी किया था, अब उसमें वो खुद ही फंस चुकी थी। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जल्दी से चाय पियो, ठंडी हो रही है। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा तो उसने मजबूरी में कप उठाया और घूंट लिया। अगले ही पल चाय फुहारे की तरह उसके मुंह से निकलकर अर्जुन पर गिर गई। अर्जुन के कपड़े और चेहरा दोनों खराब हो गए। घबराकर आर्या ने अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसने कप रखने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिरकर टूट गया और कारपेट भी खराब हो गया। अर्जुन अपने कमरे की सफाई को लेकर बहुत सख्त रहता था। कमरे की हालत देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है, वह जोर से बोला तो आर्या कांपती आवाज में बोली, वो अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। मैंने गलती से चाय में कुछ गलत चीजें मिला दी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। उसकी गर्दन के पास झुककर भारी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये बात मैंने तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। ये कहकर वह थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन उसकी नजरें आर्या के होठों पर टिक गई। उसने अंगूठे से उसके होठों को छुआ और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। आर्या बिल्कुल स्थिर रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। जब उसकी सांसें रुकने लगी तो उसे होश आया। उसने पूरी ताकत से अर्जुन को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और करीब आ गया। कुछ देर के बाद वह अलग हुआ। आर्या उसी के सीने से लगी हुई सांसें संभाल रही थी। अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर कहा, अगली बार अगर तुम्हारे मुंह से दोस्त जैसा कुछ भी शब्द निकला तो तुम्हारे होठों को इससे भी ज्यादा सजा दूंगा। और उसी पल कमरे के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। दरवाजा जोर से खटकाया गया और बाहर से कमला देवी की घबराई हुई आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोलो, अभी तुरंत बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और जैसे ही अर्जुन सिंह ने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखों की चमक अचानक गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो पूरी हवेली को हिला देने वाला था? और क्या आर्या का यह छोटा सा बदला अब किसी बड़े तूफान में बदलने वाला था? आगे क्या होगा? और अब जाते जाते बस दिल से छोटी सी गुजारिश है, आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।